देखिए, अभी जो ओवरऑल संसार की स्थिति है, सिर्फ भारत की तो नहीं बोलूँगा, संसार की स्थिति है ये कि हम एक अजीब सी समय से गुजर रहे हैं। अब जहाँ पर्यावरण की बात करते हैं कि अब स्पेशली हमारे देश में पर्यावरण की बातें सिर्फ पर्यावरण दिवस पे होती है या फिर स्कूलों में होती है। उसके अलावा पर्यावरण क्या होती है किसी को कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन उसकी जो एंड ऑफ द डे जो इम्पैक्ट पड़ चुकी है हमको, चाहे बॉम्बे की बाढ़ बोलें या दिल्ली की पोल्यूशन बोलें या मराठावाड़ बुंदेलखंड की ड्राउट बोलें, उड़ीसा साइक्लोन बोलें, एक इंटेंसिफाई नेचुरल डिजास्टर हर जगह होती है। तो फिल्म की जो शुरुआत हुई मेरे साथ वो मेरी अपनी कहानी से हुई, क्योंकि मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। मैं ड्रॉड और साइक्लोन सब कुछ देखा हूँ। एक ऐसी जगह पे कहानी मैंने पहले सोची थी कि जहाँ पे समंदर गांव को खा चुका है। अब हैंडपम्प घरें सब कुछ समंदर के अंदर है। ये पिक्चर देख के मेरे को अजीब बहुत ज़्यादा शौक लगा। उस शौक को मैं एक रूपांतर दिया अपने सिनेमा के माध्यम से और स्टोरी को, कहानी को लेकर आया मैंने चंबल में, जहाँ पे एक बूंद पानी नहीं है पीने के लिए। तो ये दो एक्सट्रीम वेदर की कहानी, एक जहाँ पे पानी बहुत है जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं, जहाँ पे पानी नहीं है उसकी वजह से लोग मर रहे हैं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी करके उस फिल्म को दिया। अब लोग पसंद कर रहे हैं, ट्रेलर 7 मिलियन क्रॉस कर जाती है। उसका कारण ये है कि एक तो लोगों को अच्छे कंटेंट, नए कंटेंट फिल्में अच्छी लगती है। उसके अलावा जब ऐसे मुद्दे पे फिल्म आती है जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जी रहे हैं, हमको मालूम है ये हो रहा है, लेकिन हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है और उसके लिए कुछ करने के लिए भी तैयार नहीं है। अभी अगर देखेंगे दिल्ली पोल्यूशन हो रही है, दिल्ली पोल्यूशन नहीं रही है, अब एक्शन क्या है? एक्शन तो हमारे पास कुछ नहीं है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये हमारे समय की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है, जिसको मैं चाहता हूँ 24 नवंबर को फिल्म रिलीज़ है। मैं चाहता हूँ जितने से ज़्यादा ऑडियंस इसको देखें और एक शुरुआत हो बातों की कि हमारी स्थिति ये है और वो लोग सफ़र कर रहे हैं जिनका जीरो कंट्रीब्यूशन है कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन ग्रीन हाउस गैस एमिशन में। सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म। द फिल्म केम इन राइट टाइम टू टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज की इमोशनल, इकोनॉमिकल, ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है। एक्टर्स के बारे में सर जानना चाहेंगे, शुरू से ही आपके जहन में एक्टर्स संजय मिश्रा और रणवीर सूरी थे या फिर बाद में? नहीं नहीं, डेफिनेटली एक्टर्स तो देखिए, अब ऐसे 3 कलाकार हैं फिल्म में जिनका मतलब आप जिनकी आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते ये कलाकार कैसे हैं। संजय मिश्रा, रणवीर शोरे और तिलोत्तमा सोम हैं, जिनकी काम आप सब लोग देखें हैं और आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ देयर बेस्ट परफॉर्मेंस, आई कैन गारंटी ऑन दैट। फिल्म में सर दो सीन नजर आ रहे, एक तो ड्रॉट की नजर आ रही है फार्म हाउस को लेकर और दूसरी तरफ बाढ़ आया कर रही है उड़ीसा में। तो कहीं ना कहीं फिल्म दो भागों में बटी हुई है। तो आपसे जानना चाहेंगे इसमें सोल्यूशन भी दिखाया गया कि खाली जो इफेक्ट हुए हैं उस पर चर्चा हुई है? हम एक कहानीकार हैं, हमको कहानी बोलते हैं और उसके अलावा हम कुछ नहीं बोल सकते। कहानी में हम मुद्दा को लेके आते हैं, लेकिन सॉल्यूशन तो हम लोगों के हाथ में, सॉल्यूशन सरकार के हाथ में है। हम सॉल्यूशन एज अ फिल्म मेकर को कभी दे ही नहीं सकते। सेंसर बोर्ड से जानना चाहेंगे, सेंसर बोर्ड से किस तरह का आपको रिस्पॉन्स आया है? देखिए, सेंसर बोर्ड तो ऑलवेज, मेरे फिल्मों में ऐसा कुछ होता नहीं है एंड आई थिंक इट्स अ फिल्म फॉर द सोसाइटी, तो सेंसर बोर्ड का कोई ऑब्जेक्शन ऐसा है नहीं। लोकेशन की बात करें तो कहाँ कहाँ रियल लोकेशन में कहाँ कहाँ? रियल लोकेशन चंबल में शूट किए हैं, जहाँ पे आपको देख के प्यास लगेगा ऐसी लोकेशन है, क्योंकि उसकी जो रुबाब है लोकेशन की, जो रुख है, वो कड़क नज़र आती है। कंटेंट सर काफ़ी अच्छा है आपका, तो ऐसा नहीं लगता कि अगर आप किसी बड़ी स्टार या सेलिब्रिटी को अप्रोच करते तो पिक्चर और अच्छी नहीं, ज़्यादा मेरे कुछ लिए ऑडियंस तक सिनेमा जाएगी? में बड़े स्टार छोटे स्टार कुछ नहीं होता है। जो रोल को जस्टिफाई करता है मैं उसी को लेता हूँ और आई थिंक इस फिल्म के लिए तीनों जो कलाकार हैं वो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किए। क्या लगता है कहाँ तक मतलब फिल्म बजट में कहाँ तक जा पाएगी? अब वो तो हम भी चाहेंगे 100 करोड़ हो जाए, बट अब लोगों को कितना पसंद आती है, कैसा लगता है, ये फ्राइडे को पता चलेगा। और क्या क्या नज़र या फिर क्या क्या देखने के लिए सीन्स फिल्म में? देखिए, फिल्म में जो बहुत बड़ा मुद्दा देखते हैं वो है कि आपकी अपनी निजी ज़िंदगी में जो हो रही है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वही चीज़ नज़र आएगी, लेकिन पहली बार आपको थप्पड़ देके जाएगी कि ऐसे भी हो रही है स्थिति और हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे फिल्म को लेकर? मैं ऑडियंस से ये कहूँगा कि आप अगर 200 रुपये की टिकट काट के आते हो, सिर्फ एंटरटेन करके नहीं छोड़ती, बट आपको जब घर जाओगे बढ़िया सा गिफ्ट दे के जाती है कि आप दुनिया में किस तरीके से जी रहे हो और किसके ऊपर आपको सोचना चाहिए, क्योंकि अगले 10 से 15 साल में ये फिल्म को अपने महत्व
ये फिल्म की महत्व नहीं समझ के 10-15 साल में हम अगर एक्शन नहीं करेंगे तो शायद कुछ भारी चीज़ अपनी ज़िंदगी में आने वाली है। और हम सब वी आर ऑलमोस्ट लिविंग एट द एज, कभी कुछ भी आके हमको ख़त्म कर सकती है। काफ़ी रियलिस्टिक फिल्म है, तो जानना चाहेंगे सर आपसे कितना ईजी या डिफिकल्ट रहा आपके लिए इसको स्क्रीन पे उतारना? डेफिनेटली ऐसे फिल्म बनाना बहुत मुश्किल होती है, बिकॉज इट्स नॉट अ फार्मूला स्क्रीन प्ले, और ये दिल से निकलती है और बहुत मेटाफोरिकली चीज़ें आती है। बहुत डिफिकल्ट स्क्रीन प्ले था फिल्म। और फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स नेक्स्ट मेरी एक चिल्ड्रन फिल्म है हल्का बोल के, जो म्यूजिकल फिल्म है, उसमें अभी काम चल रही है, सुन भी रेडी। किस तरह की फिल्म रही है? मैं सवाल नहीं समझा कि किस तरह की फिल्म, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा फिल्म को लेकर आपका? बहुत मज़ा आया फिल्म बनाते हुए। मुश्किल था लेकिन स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, को एक्टर बहुत बढ़िया हैं, डायरेक्टर बहुत बढ़िया थे, टीम बहुत बढ़िया थी, तो बहुत मज़ा आया फिल्म बनाते हुए। हालांकि हमने बहुत मुश्किल हालात में फिल्म बनाई, 48-50 डिग्री में धौलपुर में शूट की फिल्म, वो भी गर्मियों की पीक में, पीक समर में। तो मतलब समझ लीजिए वो भारत की सबसे गर्म जगह में शूट कर आए हम लोग, एक डेढ़ महीना। बट स्क्रिप्ट अच्छी हो, रोल अच्छा हो, डायरेक्टर अच्छा हो, वो एक्टर्स अच्छे हों, तो वो सब तकलीफ़ें कुछ नहीं लगती, मज़ा आता है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? सेम सब कुछ वैसे ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और हम दोनों बड़े फॉर्चुनेट एक्टर हैं कि इस तरह के सब्जेक्ट में हमें कास्ट किया गया। और वाकई में आप फिल्म के रोल के बारे में जानेंगे, क्या कैरेक्टर है आपका? मेरा रोल, आप पहले बोलिए। मैं कैरेक्टर एकदम नॉर्मल सा एक इंसान है जिसकी बस आंखें नहीं हैं, और बूढ़ा किसान, फार्मर मतलब पुराना किसान रह चुका है, लेकिन अब किसानी भी नहीं होती, खेती भी नहीं होती बिकॉज ऑफ द वाटर। एंड उसके बाद जो उसकी सर्वाइवल की ज़िंदगी है कि किस तरह से वो जी रहा है अपने फैमिली और अपने बच्चों के साथ। मैं प्ले करता हूँ एक बैंक लोन रिकवरी एजेंट, जो कि बहुत ही यहाँ वही एरिया में जो काम करता है जहाँ सूखा पड़ा हुआ है बुंदेलखंड में, जहाँ पर इनका गांव है, और उस गांव में बहुत जो फार्मर्स हैं वो लोन्स के तले दबे हुए हैं। तो ये एक लोन रिकवरी एजेंट बनकर वहाँ आता है, और ये बहुत ही कह लीजिए निर्दयी और रूथलेस और रिलेंटलेस तरह का लोन रिकवरी एजेंट है। ये जहाँ भी जाता है वहाँ 2-4 लोग किसान आत्महत्या करते ही हैं, बिकॉज ये इतना रूथलेस है। ये मेरा कैरेक्टर है। तो ये इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, कैसे उनका जो रिलेशनशिप है, ये फिल्म का सेंट्रल प्रेमिस है। काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया आपने, हालांकि फिल्म में देख ली फिल्म? नहीं सर, ट्रेलर देखा हमने, काफ़ी ट्रेलर में अच्छा काम, काफ़ी रियलिस्टिक ट्रेलर। अच्छा, उम्मीद करते हैं कि हिट होगी। फिर भी आपसे जानना चाहेंगे सर, आपने संजय सर रोल जो किया है एक ब्रांड फार्मर का, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो ऑडियंस थिएटरों में या मेगा सिनेमा में एसी के अंदर बैठे आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस को समझ पाई चिल्लाती फिल्म में? मुझे लगता है समझ जाएंगे, क्योंकि ट्रेलर लोग देख के कई लोगों को प्यास लग गई, ट्रेलर देख के कई लोग चुप हो गए। तो इसका मतलब हम अभिनेताओं ने अपनी बात अच्छे प्रकार से, अच्छे ढंग से रख दी है। और अगर चंबल की बीहड़ की गर्मियों तक हम अभिनेता या कैमरामैन या आर्ट डायरेक्शन या डायरेक्टर या कॉस्ट्यूम नहीं पहुंचा पाए तो फिर हम सक्सेसफुल नहीं हैं। वो गर्मी पहुंचाना ही हमारा मकसद है, एक रिलेशन की गर्मी और एक उस लोकेशन की गर्मी। आप काफ़ी रूथलेस नज़र आ रहे हो फिल्म में, ट्रेलर में देखा हमने, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है आपका रोल जो है काफ़ी नेगेटिव, थोड़ा नेगेटिव है मेरा रोल, और ये पॉजिटिव कर रहे हैं, मैं नेगेटिव कर रहा हूँ, इसी से बैटरी चलेगी। नहीं, नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है, उसके भी अपने एक स्ट्रगल है लाइफ के, गनु बाबू के, और वो अपना जीने की कोशिश कर रहा है, और इसमें कोई निगेटिव नहीं है। किसी को ये निगेटिव और पॉजिटिव ही हम बनाते हैं, आपकी आँख से वो निगेटिव है, मेरे आँख से वो पॉजिटिव। ग्रे शेड्स हैं, ग्रे शेड्स। आपसे जानना चाहेंगे आप दोनों से कि रोल को प्रिपेयर करने के लिए आपने क्या क्या तैयारी की थी? तू मेरी बता, मैं तेरी बताता हूँ। तो संजय भाई कर रहे थे बूढ़े अंधे किसान का रोल, तो काफ़ी पतले पतले भी रहे हैं ताकि ये ना लगे कि ये तो खाऊ है किसान।
फिर हमारे कुछ इन वर्कशॉप्स हुई जो नैब नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड के जो कंसल्टेंट्स हैं उनके साथ, जो अंधे के रोल के लिए। और उसके अलावा संजय भाई वैसे ही ऐसे इंसान हैं जो काफ़ी मतलब अर्दी हैं, धरती से जुड़े हुए आदमी हैं। तो बाकी जो इमोशनल एस्पेक्ट है वो आई थिंक स्क्रिप्ट का जो इमोशनल एस्पेक्ट है उन्होंने बखूबी निभाया है, और कमाल के एक्टर हैं तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। रणबीर का बिल्कुल बैकग्राउंड उड़ीसा का है नहीं, कहीं से भी, कहीं से हवा भी नहीं गुजरती इसके उड़ीसा की। इसने बहुत बेहतरीन तरीके से जो भाषा, जो एक उड़िया का टच है उसमें, उड़ीसा के भाषा का वो जो टच है बहुत बेहतरीन तरीके से। और थोड़ी देर बाद जो इसने जितनी भी मेहनत भाषा को लेके की थी, वो मुझे कहता भी था कि आपका तो चलो कम से कम इलाका है, मैं बिल्कुल उड़ीसा वाली भाषा, लेकिन पूरी फिल्म में ये कहीं से रणबीर शोरी दिखता नहीं है। ये दिखता है गन्नू बाबू ही, वो एक मेहनत कॉस्ट्यूम वगैरह को लेके, चाल वाल को लेके। मैंने इसकी एक भेजा फ्राई फिल्म देखी थी, कमाल का ये गेटअप और उसको मतलब लेके चलने वाला, ये नहीं कि सिर्फ गेटअप ही ले लिया और अंदर से वही है, नो, लेके चलने वाला उस गेटअप को आखिरी तक इस फिल्म में भी इसने बहुत बखूबी निभाया है। क्या होता है मतलब परेशानियां हल होती नजर आ रही है कि फिर वही चूसते अंत हम नहीं बताते, अंत टिकट कटाना पड़ता है अंत के लिए, फिल्मों का यही रूल है। शुरू हम बताएंगे, फिर आप टिकट कटाइए, फिर एंड देखिए। आप सर काफ़ी हिट, गोलमाल आपकी काफ़ी हिट हुई, तो आंखों देखी आपने किया, उसका मसान किया आपने, वो भी रियलिस्टिक फिल्म थी। फिर अभी गोलमाल कॉमेडी जो थी आपकी, तो कहीं ना कहीं ये एक रियलिस्टिक और एक कॉमेडी या फिर और कुछ रोल में आप नजर आने वाले हो? हाँ, ऐसे ही चलता रहेगा अपना। कभी एक्टर हूँ, T20 खिलवा लो क्रिकेटर की तरह, या फिर टेस्ट मैच, तो एक्टर हूँ, कोशिश करूँगा कि T20 भी खेलता रहूँ, जिसकी काफ़ी बेहद ऑडियंस है, और ये टेस्ट मैच भी खेलता रहूँ जिसकी बहुत डीपर ऑडियंस है, बहुत प्यार से देखती है। आप सर कुछ जिस तरह से आपका ग्राफ जा रहा है बॉलीवुड में करियर का, क्या कहूँ उसके बारे में, हाँ, आई मीन आई एम हैप्पी विद अ लॉट ऑफ द वर्क दैट आई गेट, आई एम ऑल्सो अनहैप्पी विद अ लॉट ऑफ द वर्क आई डोंट गेट, सो अप्स एंड डाउन्स हैं, बट नो कंप्लेंट्स, ठीक है, चल रहा है। लास्ट ऑडियंस से फिल्म को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ये आप बोलिए सर। ऑडियंस से ये हम कहना चाहेंगे कि हिंदुस्तान में पहली बार, या पूरे सिनेमा में पहली बार, वर्ल्ड सिनेमा में पहली बार कोई क्लाइमेट चेंज को लेकर के एक फिल्म बनी है, जो कि एक डिजास्टर फिल्म नहीं है, जहाँ पे मतलब हाँ कि पूरा सुनामी आ गया, पूरा शहर तबाह हो गया और हीरो लड़ रहा है, ऐसा भी नहीं है। एक बहुत नॉर्मल सी एक फिल्म बनी है क्लाइमेट चेंज पे, और भारत की तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से, इंडिया की तरफ से ये पहली कोशिश है। तो इस कोशिश को मरने मत दीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की फिल्म थोड़ी खड़ी हो, इसलिए नहीं कि हम हैं इसमें, लेकिन एक जो आपकी, हमारी और सबकी बात कर रही है कड़वी हवा, इसको खड़ा होना ज़रूरी है। नहीं तो फिर कोई आगे हम ऐसे ही देखते रहेंगे इंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ भी। तो ऐसी फिल्म को आपको खुद भी देखना चाहिए। स्कूल कॉलेजेस को मैं कहूँगा, प्लीज़ अपने स्टूडेंट्स को कहिए कि ये फिल्में ज़रूर देखें। मैं ये कहूँगा कि इस वजह से तो फिल्म देखिए ही, थीम की वजह से, मैसेज की वजह से, लेकिन ये भी कहूँगा कि बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है, एंगेजिंग फिल्म है, इन दो बहुत दिलचस्प कैरेक्टर्स की कहानी है, और फिल्म देख के आपको मज़ा भी आएगा। एक थोड़ा सा फिल्म से बाहर सवाल, अगर आप पद्मावती के रिलेटेड है, तो पद्मावती काफ़ी कंट्रोवर्सी में आ गई है, काफ़ी पॉलिटिकल प्रेशर है उसमें, तो इस पर आपकी क्या राय है? आप लोग मतलब फिल्म रिलीज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या? आप बुजुर्ग हैं, आप बोलिए। इन चीज़ों को बोल के इनको बढ़ावा देना है, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। इन चीज़ों को बोल के ही बढ़ावा देना। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह हर कोई कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी का नाम लेके अगर कुछ लोग इस तरह चीज़ें तोड़ फोड़ करें, लोगों को धमकाएं, लोगों को मारें, अगर हिंदुस्तान जैसे देश में जहाँ पे इतनी कम्युनिटीज़ रहती हैं, अगर ये सब कम्युनिटीज़ का शुरू हो जाए तो हिंदुस्तान नहीं बचेगा।
इसलिए मैं यही अनुरोध करूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, हम जो भारत सरकार जो है, कि जो हमारी देश की यूनिटी और सॉवरेनिटी की वजह से के लिए ऐसे जो गुंडागर्दी फैलाने वाले जो ग्रुप्स हैं, जो वायलेंस करते हैं और धमकाते हैं और तोड़ फोड़ करते हैं, चीज़ें जलाते हैं, कहते हैं कि भारत जलेगा अगर ये पिक्चर लगेगी, तो एक पिक्चर लगने पे भारत जलने का जो नाम लेते हैं, इनको जेल में डालना ही देश के लिए बेटर है।